नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। गजब राजनीति है देश की और अलग अलग हालातों में राजनीति और मुश्किल होती चली जा रही है। क्या होगा ईरान और अमेरिका के युद्ध का और क्या होगा ज्ञानेश कुमार के भविष्य का। अभय द्विवेदी से रोचक बातचीत की है, बने रहिए और सब्सक्राइब करिएगा पूरी बातचीत सुनने के बाद। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। जब राजा की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह हो तो जनता सवाल किससे करे। जब चुनाव आयोग पर इतने सवाल हैं, इतने सारे बड़ी संख्या में सांसद उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, उनको पद से हटाने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आजाद भारत में किसी भी चुनाव आयोग की इतनी फजीहत नहीं हुई जितनी श्री 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 108 ज्ञानेश कुमार की हो गई। और ज्ञानेश कुमार ने बेशर्मी की पराकाष्ठा लांग दी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे अच्छा तो बिरला साहब है, ओम बिरला, कम से प्रस्ताव आ रहा था, थोड़े दिनों उन्होंने जगदम्बिका पाल को कमान दे दी। लेकिन ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस हिसाब से वो बेशर्मी पे उतारू है, क्या लगता है कि आपको चुनाव आयोग क्या निष्पक्षता से काम कर पाएगा? क्या चुनाव आयोग की इतनी इमेज बची रहेगी? और चुनाव के बारे में ये जो सवाल है, जो शंकाएं हैं, ये किस हद तक जायज हैं, किस हद तक पूरी हो सकती हैं? संजय जी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 राज्यों में चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने के लिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कुछ पत्रकारों को उनसे सवाल पूछने का मौका मिला। ऐसे मौके पे 4 या 5 सवाल पूछे जाते हैं, इससे ऊपर ज्यादा नहीं पूछे जाते। उन 5 सवालों में ही एक पत्रकार ने उनसे खड़े होकर ये पूछ लिया कि टीएन शेषन के जमाने में जो चुनाव आयोग की साख थी, वो साख अब चुनाव आयोग को कब वापस मिलेगी। ये सवाल उनसे पूछ लिया। जाहिर है कि चुनाव आयुक्त सवाल का जवाब दें या ना दें, टाल दें, ये सब उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, इसको वो टाल गए और इधर उधर की दूसरी बातें वो करते रहे। वो सवाल को क्यों टाल गए, वो सवाल क्यों पूछा गया, ये बहुत जरूरी है आपके सवाल का जवाब देने के लिए। इसका सीधा मतलब ये है कि चुनाव आयुक्त की इन चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में मेरा मानना है ये प्रक्रिया राजीव कुमार जी के नेतृत्व में ही शुरू हो चुकी थी और अब इस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि लोग चुनाव आयुक्त के मुंह पे इस तरह के सवाल पूछने लगे हैं। देखिए, आमतौर पे आजकल देश में जो माहौल है, तो पत्रकार लोग सत्ताधारियों से और बड़े पदस्थ अधिकारियों से दिक्कत तलब सवाल पूछते नहीं है, कोई पूछे ही नहीं जाते हैं सवाल। अगर फिर भी किसी पत्रकार ने पूछ लिया तो बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का सबूत है कि पत्रकार कैसा भी हो, उसके मन में क्या है, वो क्या मथ रहा है, उसके मन में बेचैनियां क्या है। अब आप इनको देखिए, आपने ओम बिरला ने जिस तरह से अपने आप को सदन का सभापतित्व करने की जिम्मेदारी से अलग हटा लिया, जब तक कि उनके ऊपर जो अविश्वास का फैसला है वो ना हो जाता, उस तरीके से इन्हें भी अपने आप को इन चुनावों की देखरेख करने का, नेतृत्व करने से अलग हटा लेना चाहिए था। इनके पास 2 चुनाव आयुक्त और हैं जो जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, अपनी कोई राय व्यक्त नहीं करते, एक लफ्ज भी बीच में नहीं बोलते। जबकि हम लोग जानते हैं कि पहले जो चुनाव आयुक्त, 3 चुनाव आयुक्त जो होते थे, उनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। उसमें चुनाव आयुक्तों के बीच में आपस में मतभेद भी होते थे। भाई अशोक लवासा थे, उनका तो मतभेद था, तो उन्होंने उस मतभेद के चलते हुए अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो चुनाव आयुक्तों के बीच में भी अलग अलग राय हो सकती है। जब वो बोलते हैं तो भले ही वो राय ना बोलें, फिर भी उनके बोलने में जो शिफ्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की लाइन से जो शिफ्ट है, वो शिफ्ट हम लोग डिकोड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसीलिए ज्ञानेश कुमार जी किसी को कुछ बोलने नहीं देते, चुप बैठे रहते हैं वो लोग। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनको ओम बिरला की तरह ही अपने आप को इस जिम्मेदारी से उस वक्त तक के लिए हटा लेना चाहिए था जब तक सांसदों द्वारा दिया गया जो उनका महाअभियोग है, वो उस महाअभियोग का फैसला नहीं हो जाता। हम सब लोग जानते हैं, जिस तरह ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव के साथ हुआ, वैसा ही इनके महाअभियोग के साथ होगा। सरकार के पास संख्या है, वो इस महाअभियोग को पास नहीं होने देगी। इन्हें भी पता है, सबको पता है, लेकिन कम से कम आंख का लिहाज करते हुए, परंपराओं का लिहाज करते हुए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का लिहाज करते हुए इन्हें वहां से अपने आप को हटा लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं हटाया। आपने ठीक ही कहा कि निर्लज्जता की चरम सीमा है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है उसको आप समझिए। एक ऐसा चुनाव आयुक्त जिसके खिलाफ 190 से ज्यादा सांसदों ने लिख के दिया है कि ये निष्पक्ष नहीं है और ये देश में निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने योग्य व्यक्ति नहीं है, लिख के दिया है। पहली बात, जो हमारे देश की न्यायपालिका है उसकी जो सर्वोच्च अभिव्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में होती है,
सुप्रीम कोर्ट जब पश्चिम बंगाल की एसआईआर के बारे में सुन रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर घोषणा की कि हम वहां पर विशेष जजों की नियुक्ति करते हैं। 500 विशेष जज नियुक्त किए गए पश्चिम बंगाल में, ताकि करीब उन 50 लाख मतदाताओं जिनके बारे में चुनाव आयोग ने कहा था कि ये मतदान करने योग्य हैं या नहीं है, ये अभी तय होना बाकी है, उसके बारे में तय करेंगे। चुनाव आयोग तय नहीं करेगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस चुनाव आयोग के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करता। भाई और क्या तरीका है अपने अविश्वास को जताने का? अगर चुनाव आयोग के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यही विकल्प है। चुनाव आयोग की क्षमताओं में सुप्रीम कोर्ट को पूरा विश्वास होता तो वो ऐसा क्यों करता? वो निचले स्तर के जजों को वहां पर क्यों नियुक्त करता? अब वो निचले स्तर के जजों ने जो काम कर रहे हैं उसमें अभी तक 10 लाख करीब मतदाताओं का फैसला कर दिया है। 40 लाख मतदाताओं का फैसला करना होना अभी बाकी है, जो कि काफी मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि 9 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पहला वोट पड़ जाएगा और 23 अप्रैल को दूसरा वोट पड़ जाएगा। अब मैं आता हूं तीसरी बात पे जो आपत्तिजनक है, एक एक करके मैं आ रहा हूं। तीसरी बात क्या है? अब आप पश्चिम बंगाल को देखिए। पश्चिम बंगाल में 9 अप्रैल को 152 सीटों के ऊपर वोट पड़ेंगे और 23 अप्रैल को 142 सीटों के ऊपर वोट पड़ेंगे। ये 142 सीटें किस प्रकार की हैं? इन्हीं 142 सीटों में पिछली बार ममता बनर्जी ने 123 सीटें जीती थी। आप सोचिए, 123 सीटें उन्होंने जीती थी, यानी 19 सीटें छोड़कर बाकी सभी सीटें उन्होंने जीत ली थी ममता बनर्जी ने इस 142 सीटों में। यानी ये ममता बनर्जी का 142 सीटों का इलाका जो है उनका किला है, उनका कैचमेंट एरिया है, उनका सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जहां उनका स्ट्राइक रेट 90% के आसपास पहुंचता है, वो है उनका इलाका। सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से ये 2 क्षेत्रों में, पूरे 2 हिस्सों में पश्चिम बंगाल को बांटा है, इसके पीछे उनका इरादा क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हीं 142 सीटों में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी दिखाई पड़ेगी हमें। यही वो पूरी कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी के स्ट्राइक रेट में यहां पर कटौती की जाए। और बिहार चुनाव का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं गारंटी से कह सकता हूं कि चुनाव आयोग अपना खेल यहीं दिखाएगा। बिहार चुनाव में कहां दिखाया था? आपको याद होगा, जीविका दीदियों की नियुक्ति में चुनाव आयोग ने अपना खेल दिखाया था। चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता लगने के बावजूद नीतीश सरकार को इजाजत दी कि वो 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों की किस्तें भेजे, जो उसे नहीं देनी चाहिए थी इजाजत, लेकिन लिखित रूप से दी है ताकि कोई इसके ऊपर आपत्ति ना कर सके। दूसरे गैर भाजपा और गैर एनडीए दलों को इस तरह की इजाजत नहीं मिलती है इस देश में, इसी चुनाव आयोग द्वारा। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो, और दूसरा एक और काम किया था बिहार में। चूंकि बिहार चुनाव धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है तो हम लोग भूलते जा रहे हैं। चुनावी मुहिम के दौरान ही जादू के जोर से बिहार के जो कुल मतदाता थे उसमें करीब 3 लाख की बढ़ोतरी हो गई। हम सब लोग पूछते ही रह गए कि भाई ये बढ़ोतरी क्यों हुई? अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? कहां से आ गए? बताया गया कि नहीं, वो तो जैसे जैसे मतदाताओं की तस्दीक होती जाएगी मतदाता बढ़ते जाएंगे। यहां भी बंगाल के अंदर भी मुझे पूरा यकीन है कि जब दूसरा चरण आएगा, जब यानी 19 तारीख से 23 तारीख तक की यात्रा होगी चुनाव की, उस वक्त अचानक हमें पता चलेगा कि कुछ लाख वोटर जो है वो बंगाल के मतदाता मंडल में बढ़ गए। अब वो वोटर किसके होंगे, कैसे होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह है कि उनके और टीएमसी के बीच में करीबन 60 लाख से ज्यादा मतों का अंतर है। भाजपा इन 60 लाख से ज्यादा मतों के अंतर को भरना चाहती है। उस अंतर को भरने में चुनाव आयोग की भूमिका बहुत अहम है। तो ये जो चुनाव आयोग है और ये हमारे चुनाव आयुक्त महोदय हैं, इनके ऊपर तरह तरह के संदेह हैं। भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष 2 ही तो टीमें होती हैं जो चुनाव में खेल रही हैं। अगर एक टीम कह रही है कि हमें इस एम्पायर पे यकीन नहीं है, इस रेफरी के ऊपर यकीन नहीं है, तो उस रेफरी को बदला जाना चाहिए। ये रेफरी न्यूट्रल नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। क्रिकेट जैसे खेल में भी पहले जिस देश में टेस्ट मैच होता था उसी देश के एम्पायर
फैसला देते थे। लेकिन बाद में इमरान खान ने और दूसरे लोगों ने मुहिम चलाई कि न्यूट्रल एम्पायर्स होने चाहिए, और फिर भारत और पाकिस्तान में अगर मैच हो रहा है तो इंग्लैंड से एम्पायर आने लगे। फिर अब हर जगह न्यूट्रल एम्पायर ही होता है, जो देश खेल रहे होते हैं उनका कोई नागरिक एम्पायर नहीं होता। क्रिकेट में हो सकता है लेकिन भारत में नहीं हो सकता। भारत में अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर संदेह है कि इसकी निष्पक्षता पर सवालिया निशान है और इस तरह के बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे आरोप हैं, तो कायदे से उस एक तो पहले खुद उसी को इस्तीफा दे देना चाहिए शर्मिंदा होकर। इससे उसकी इज्जत बच जाएगी, लोकतंत्र बच जाएगा। या सरकार को चाहिए, सरकार उससे कहे कि भाई आपके ऊपर तो बहुत आरोप है, ठीक है आप संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन आप देखिए आपने इस तरीके से आचरण किया है कि हमको नहीं लगता कि आपको इस चुनाव की देखरेख करनी चाहिए, आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन आजकल कोई कुछ इस तरह, ये तो बातें हम लोगों को कहने की हैं जो हम आपके मंच पे बोल सकते हैं, बाकी कहीं तो इस तरह की बातें न सोची जाती हैं, न कोई इनके ऊपर करता है, और ना इस तरह की बातों पर मीडिया के अंदर कोई बहस होती है। ये दीवानापन और ये जो झकपना है केवल हमारे और आपके बीच में रह जाता है, जैसे लोगों के बीच में रह जाता है। इस वक्त भारत का चुनाव आयोग, उसकी साख पूरी तरीके से गिरी हुई है। चुनाव आयोग के मुंह पे सवाल पूछा जाता है, इसका वो जवाब देने में असमर्थ रहते हैं और उसके बाकायदा उनकी ऊपर शक किया जाता है। अब एक और सबसे बड़ा उदाहरण है असम का। असम में जो हेमंत बिश्व शर्मा है, वो नंगी सांप्रदायिक मुहिम चला रहे हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि उन 27 सीटों पर तो उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करेंगे जहां मुसलमानों का बहुमत है, मुसलमान बहुसंख्या में है। यानी सीधी बात यह है कि हम मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। इससे ज्यादा बड़ी सांप्रदायिकता क्या होगी? जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रहा है, वो कह रहा है इस बात को, सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की अपील कर रहा है वो। लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कहता उसमें। चुनाव आयोग इस बात पे भी चुप है कि केरल के 20 लाख से ज्यादा मतदाता, जिनके ऊपर कोई शक नहीं है, जो मतदाता सूची में बाकायदा मौजूद हैं, वो मतदाता इस वक्त गल्फ में फंसे हुए हैं। 20 लाख, और उन 20 लाख लोगों के परिवार रहते हैं केरल में। आप सोचिए, ये करीबन 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता हो गए जो इस खाड़ी वार के कारण फंसे हुए हैं। करीब 10 से लेकर 15 लाख तक मतदाता तमिलनाडु के फंसे हुए हैं गल्फ में। क्या चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मतदाताओं को कोई जिक्र किया कि इनके वोट डलवाने की व्यवस्था क्या होगी? क्या वहां से ही विशेष विमानों से भरकर लाए जाएंगे, फिर वहां दोबारा पहुंचाए जाएंगे? क्या इनको डाक से वोट डलवाया जाएगा? और डाक से वोट डलवाया जाएगा तो शायद भारत के इतिहास में, क्या दुनिया के इतिहास में इतने ज्यादा मतदाताओं के पोस्टल बैलेट्स आए, ये पहली बार होगा। ये व्यवस्था सब कैसे होगी? कोई छोटा मोटा काम है ये क्या ये? या हम उन 20 या 30-35 लाख मतदाताओं को मान लेंगे कि ये हमारे मतदाता मंडल में इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे, तो इससे तो वो मतदान के अधिकार से ही वंचित हो जाएंगे। आप बताइए, इन सब बातों के बारे में कोई चर्चा नहीं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस तरह का हमारा चुनाव आयोग है। अभय जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने समाज का बड़ा अध्ययन किया है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं आपने, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश की आपको बहुत जानकारी भी है। अगर चुनाव आयोग की ये हरकतें लगातार जारी रहती हैं तो जनमानस में गुस्सा बढ़ रहा है। मैंने एक दिन, अभी कुछ दिन पहले मैं टैक्सी पे जा रहा था तो टैक्सी वाला कह रहा था कि साहब हम तो कहीं भी वोट डालें, सरकार तो उन्हीं की बन जानी है क्योंकि बेईमानी करते हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हैं। ये बात मैं टैक्सी वाले की बात नहीं कर रहा, मैं चाय की दुकानों पे जाता हूँ, मैं आम आदमी से बात करने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, सड़क चलते लोगों से बात करता हूँ, तो जहन में ये है कि चुनाव आयोग कुछ ऐसा खेला कर रहा है जिससे हुकूमत लगातार भारतीय जनता पार्टी की बनती रहती, गुस्सा बनप रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक समाज को इतना अध्ययन करने वाले प्रोफेसर के नाते, कि अगर ये गुस्सा बढ़ता है तो क्या ये कभी बड़ा जन आंदोलन का रूप ले सकता है, या आदमी के गुस्से की अभिव्यक्ति कहाँ होती है, वो कैसे गुस्सा निकालता है अपना, क्या होगा? देखिए, चुनाव आयुक्त के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ इस देश में आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। आप जो बात कह रहे हैं सही है, आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। अब जो नेता विपक्ष है, इनके खिलाफ 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और तमाम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए लोगों को बता चुके हैं कि इनका ये किस तरीके से चुनाव में घपला किया जाता है और चुनाव आयोग उस घपले में पार्टनर है। स्पष्ट रूप से उसके बारे में कहा जा चुका है। जो बिहार की वोटर अधिकार यात्रा थी, वो चुनाव आयोग के खिलाफ किया जाने वाला आंदोलन ही था।
और जो जिस तरह टीएमसी के लोग पश्चिम बंगाल के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, जो जिस तरह के जो बूथ लेवल एजेंट्स ने जो आंदोलन किया है, बूथ लेवल ऑफिसर्स ने, बीएलओज ने जो आंदोलन किया है, ये सब क्या है? ये सारा का सारा चुनाव आयोग के खिलाफ उभरा हुआ जन असंतोष ही है। भारत की न्यायपालिका चुनाव आयोग की गतिविधियों से सहमत नहीं है। भारत के 190 से ज्यादा सांसद जो हैं वो चुनाव आयोग की गतिविधियों से सहमत नहीं है। चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर लोग निकले हुए हैं। राजनीतिक दल जिनके मन में चुनाव आयोग के प्रति आदर होना चाहिए, वो चुनाव आयोग को तिरस्कार के भाव से देखते हैं और उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि देश का चुनाव आयोग उसकी साख बहुत ही नीचे जा चुकी है और अभी राजनीतिक दलों के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। एक दिन अब जल्दी ही ऐसा आएगा जब आम जनता अपने आप ही चुनाव आयोग को सड़कों पर खड़े होकर उनकी निंदा करने लगेगी, आलोचना करने लगेगी, उसे बुरा भला कहने लगेगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा समय आए। उससे पहले इन चुनाव आयुक्त को अपना पद छोड़ के हट जाना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को चुनाव आयोग बनाना चाहिए, ताकि जनता उनके ऊपर सोचे कि भाई नए आए हैं तो कुछ दिन तो देखें जाके ठीक काम करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, हमारे विश्व गुरु जी पे कोई फर्क पड़ेगा? जनता गुस्से में आ जाए, जनता भड़क जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी आराम से बांसुरी बजाते रहेंगे कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हाँ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उनका इरादा ही। उन्होंने अपना आदमी बैठा दिया है। उन्होंने अपना आदमी बैठा दिया है जो एक एक बात उनसे पूछ के करता है। ये पूरी जो एसआईआर हो रही है वो उनसे पूछ के हो रही है। ये उनकी अपनी भाजपा की अपनी डिजाइन है। अब यहां पे पश्चिम बंगाल का चुनाव और महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से, क्योंकि हम लोगों को यह भी देखना है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन किस रूप में निकल कर आती है। क्योंकि बिहार में तो ये डिजाइन भाजपा के पक्ष में गई, क्योंकि वहां पर भाजपा की ही सरकार थी। अब बंगाल में भी अगर ये डिजाइन भाजपा के पक्ष में जाती है तो ये अपने आप में एक बड़ा भीषण किस्म का दृश्य होगा कि एक ऐसी पार्टी जो खुद मानती है कि उसका संगठन छोटा है, एक ऐसी पार्टी जो खुद मानती है कि उसके पास ममता बनर्जी के पाए का कोई नेता नहीं है, वो पार्टी चुनाव जीत जाएगी। और वो पार्टी चुनाव हार जाएगी जिसका संगठन बड़ा है उससे काफी, जिसका नेता भी बंगाल में सर्व स्वीकृत है, मतलब जो सर्वमान्यता उसके मुकाबले कोई बंगाल में नेता नहीं है, वो पार्टी चुनाव हार सकती है। अगर एसआईआर का वही खेल रहा जो कि बिहार में हुआ था, तो इस पे भी हम लोगों को अपनी निगाह रखनी होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर ये होगा तो बंगाल का अगर चुनाव ममता हारती हैं तो ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। मुझे लगता है कि विपक्ष की कमर टूट जाएगी, फिर मनोबल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी चर्चा करना बंद कर देना चाहिए। हम लोग चर्चा करना ही बंद कर देना चाहिए। फिर डेमोक्रेसी का बात करेंगे हम लोग, हमारा बहुत अच्छी फिल्मों में बात कर सकते हैं। हाँ, मैं तो आई हूँ बॉलीवुड में, मैं तो काम कर ही रहा हूँ अभय जी, और आपका अनुभव है। बस हम दोनों मिलकर फिर बॉलीवुड की बातें करेंगे, क्योंकि फिर डेमोक्रेसी तो बचने वाली नहीं है। क्योंकि जो तस्वीर दिख रही है बंगाल में, उसके बावजूद भी रिजल्ट कुछ और आता है तो ये बड़ी बात होगी। जरा भारत से बाहर चलते हैं। ईरान ने तो कमाल कर रखा है, अमेरिका के पसीने छुड़ा रखे हैं। रोज एक खबर ऐसी आती है कि चचा ट्रंप को पसीना आ जाएगा। एपस्टीन फाइल का जिन बार बार निकलने की कोशिश कर रहा है, और लोग तो दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के जो युद्ध है कहीं ना कहीं वो एपस्टीन फाइल से जुड़ा है। और कल अमेरिका के एक ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया भाई आरएसएस पे प्रतिबंध होना चाहिए। कल के मैंने शो में कहा कि मोदी जी को ये आपत्ति करना चाहिए और बुरा कहना चाहिए कि मैं एक ऐसे इंसान का समर्थन कर रहा था, ऐसे इंसान को माय फ्रेंड ट्रम्प कह रहा था, तो 8-8, 9-9 साल की बच्चियों को यौन शोषण कर रहा है। सोचिए, हमारे यहाँ तो 9 साल की बच्ची देवी होती है, बच्चियों का यौन शोषण कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर को माय फ्रेंड ट्रम्प कह रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दिया? ये मैं कहूं कि अमेरिका के इतिहास में, चाहे वो अफगानिस्तान का युद्ध हो, चाहे वो इराक का युद्ध हो, इतना ज्यादा गले में कोई अटका नहीं था। ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं किस तरह बच निकले, और ईरान दौड़ा रहा है, लगातार इजराइल पे हमला कर रहा है। नेतन्याहू वीडियो भली जारी कर रहे हो, लेकिन तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। ईरान के नेता सड़कों पर आकर सेल्फी खिंचा रहे हैं, उनके अंदर डर नहीं है, और अमेरिका और इजराइल के नेता भागे भागे फिर रहे हैं। क्या लगता है आपको ये युद्ध कहां रुकेगा? और साथ ही मैं पूछना चाहूंगा, भारत में जो एलपीजी की हालत है, ड्राइवर बेचारे परेशान था। मैं उससे कहा कि मैं चलना है, लंच करा, वो कह रहा सर लंच कर रहा हूँ, सब ढाबे बंद है, रेस्टोरेंट बंद है। मैंने अपने घर में खाना खिलाया उसको। सड़क के रेस्टोरेंट ढाबे बंद पड़े हुए हैं, होटल्स बंद होते आ रहे हैं। हमारी सरकार कह रही थी पर्याप्त
गैस है, कोई चिंता की बात नहीं करनी है। क्या ये सरकार सपनों में रहती है? इसको पता ही नहीं हकीकत कहाँ है। मारा मारी हो रही है, लोग लाइन में खड़े होकर मर जा रहे हैं। कैसा हाहाकार मचा हुआ। सरकार कह रही है कि नहीं अफवाह मत फैलाइए, बिल्कुल है हमारे पास है। ये वैसे ही जैसे कोरोना काल में कह रहे थे अस्पताल है, दवाएं हैं, चिंता मत करिए, और लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। कुछ ऐसा ही नजारा क्या दिख रहा है अभय जी? उसका रास्ता क्या है? इन सारे सवालों का जवाब। इसका कोई रास्ता नहीं है। देखिए, एक अक्षम और घमंडी सरकार है हमारे यहाँ, जो जो प्रतिरोध की आवाज, आलोचना की आवाज को दबाती है, और उसके लिए 4 पीएम के साथ जो सलूक सरकार कर रही है, उससे बड़ा और कोई प्रमाण क्या हो सकता है। और जो मीडिया है, उस मीडिया को पूरी तरह कैप्चर कर लिया है। वो मीडिया सरकार की सरकार जब सीटी मारती है तब बोलता है, सीटी मारता है, सीटी मारती है तो उठ के कदमताल करने लगता है, सीटी मारती है तो वो अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है, लेफ्ट राइट करने लगता है। ये मीडिया की हालत है। सरकार की सीटी पे चलता है मीडिया। ये कोई सवाल अवाल नहीं पूछता, कुछ नहीं करता। ये जहां तक ईरान का ताल्लुक है और ट्रंप का ताल्लुक है, ईरान युद्ध, खाड़ी युद्ध जो है, वो ट्रंप के हलक में अटक गया है। ट्रंप की समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। उन्होंने अपने जो सहयोगी देश हैं, जो माना जाता है कि वो अमेरिका के गुट में हैं, उन सबसे अपील की कि वो होर्मुज खाड़ी में जो होर्मुज स्ट्रेट है, होर्मुज जल डमरू मध्य है, उसमें अपने वारशिप, अपने युद्धपोत भेजें, क्योंकि अब ट्रंप को बहुत सारे युद्धपोतों की जरूरत है। क्यों जरूरत है? इतने युद्धपोत अमेरिका के पास है नहीं। उनकी योजना यह है कि वहां पर होर्मुज में जो तेल के जहाज फंसे हुए हैं, 28 जहाज तो भारत के फंसे हुए हैं, 2 शायद चल दिए वहां से, लेकिन 26 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। इन जहाजों को 2-2, 3-3 युद्धपोत उनको घेरा डालकर उनका नेतृत्व करते हुए पूरे जल डमरू मध्य से बाहर निकालेंगे। ये उनकी योजना है, एस्कोर्ट करते हुए बाहर निकालेंगे। और एस्कोर्ट करने के चक्कर में जो सी माइंस बिछा दी हैं वहां पर, पूरी तरह समुद्री सुरंगें बिछा दी हैं, विस्फोटक सुरंगें बिछा दी हैं ईरान ने, उनकी विस्फोटक सुरंगों की सफाई करते हुए चलेंगे। और साथ साथ में वो ये भी देखेंगे कि कहीं किसी पोत के ऊपर, चाहे वो तेल वाहक हो चाहे युद्धपोत हो, ऊपर से ड्रोन्स तो नहीं अटैक कर रहे हैं, तो ड्रोन्स को भी वो इंटरसेप्ट करते हुए चलेंगे। और जो ईरानी मिसाइलें हैं उनको भी इंटरसेप्ट करते हुए चलेंगे। इसके लिए वो चाहते हैं, एक तेल का पोत पार लगाने के लिए कम से कम 2 युद्धपोत चाहिए। आप सोचिए, तो अगर मान लीजिए वहां पे 100 जहाज तेल के फंसे हुए हैं, तो उन्हें 200 युद्धपोत चाहिए वहां पे, तब वो कर पाएंगे उस काम को। इतने युद्धपोत उनके पास है नहीं। ये सब बहुत अखबारों में, हम सवेरे से मैं यही पढ़ रहा हूँ, सब खूब अखबारों में डेटा एनालिसिस आ रहा है पूरा का पूरा, कि अमेरिका की जरूरत क्या है, वो क्यों। तो और इस बात को यूरोपीय देश भी समझ रहे हैं। तो कोई यूरोपीय देश अपनी गर्दन इसमें फंसाने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप की अपील में किसी ने जवाब नहीं दिया। यहां तक ट्रंप ने चीन से भी कहा था कि आप भी अपने युद्धपोत भेजिए। तो चीन मानता है कि अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में एक बड़ी ही खतरनाक सुपर पावर बन चुका है। सुपर पावर तो था, लेकिन अब वो ऐसी खतरनाक सुपर पावर बन चुका है जो किसी के साथ कोई भी सलूक कर सकता है। तो चीन किसी भी कीमत पर इस युद्ध में ट्रंप की कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि इस युद्ध के जरिए ट्रंप आखिरकार जितना भी नुकसान पहुंचा सके पहुंचा दें और खुद कमजोर हो जाए। अमेरिका का कमजोर हो जाना चीन के हित में है। चीन की हित पूर्ति में, चीन की हित पूर्ति उसी से होगी। तो ट्रंप इस वक्त फंसे हुए हैं। उनके जो यूरोपियन एलाइज हैं, यूरोपियन सहयोगी देश हैं, वो भी मुंह जबानी तो मदद कर रहे हैं ट्रंप की, लेकिन अपनी नेवी को ट्रंप के समर्थन में नहीं उतारेंगे। चीन अपनी नेवी को ट्रंप के समर्थन में नहीं उतारेगी। रूस अपनी नेवी को ट्रंप के समर्थन में नहीं उतारेगी। ट्रंप के पास इतनी ज्यादा है नहीं कि वो दुनिया में दूसरी जगहों पर उनकी नेवी जो तैनात है, वहां से सब जगह से बुला ले उनको। फिर भी वो काम ये नहीं कर सकती, क्योंकि नेवी इसलिए तो बनी नहीं थी। नेवी तो युद्ध लड़ने के लिए बनी होती है, इसलिए तो ना बनी होती है कि वो होर्मुज स्ट्रेट में से जहाजों को एस्कोर्ट करते हुए उनको पार कराए उनका। इस काम के लिए तो नेवी बनाई नहीं थी अमेरिका ने, और इसलिए अपर्याप्त साबित हो रही है। तो मैं केवल इसके एक पहलू की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि काफी बुरी हालत है ट्रंप की। उनकी तमाम रणनीतियां नाकाम हो रही हैं, और इस बात को ईरान बड़ी दिलचस्पी के साथ में और बहुत मजे लेकर देख रहा है। मेरा मानना यह है कि इस वक्त ईरान बेहतर स्थिति में है, और वो धीरे धीरे ट्रंप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं, या तो वो ईरान के एक हिस्से के ऊपर एटम बम चलाएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार होगा, और उसके क्या परिणाम होंगे अमेरिका के लिए कोई नहीं जानता, दुनिया के लिए क्या परिणाम होंगे कोई नहीं जानता।
ट्रंप का नाम फिर इतिहास में एक नरभक्षी के तौर पे लिया जाएगा, इसने इतने लोगों के ऊपर रेडियो एक्टिविटी का कहर ढाया, मत जो, या फिर अमेरिका किसी तरीके से बातचीत करके करा के इस युद्ध से बाहर निकलेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुनिया एक बड़े खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की, थैंक यू। तो ये थे अभय दवे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। आप जानते होंगे, आप समझते होंगे कि चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव में क्या होती है और किस तरह चुनाव आयोग लगातार एक के बाद एक ऐसे सवाल खड़े कर रहा है जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जा रहा है। आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, आप जिम्मेदारी निभाते रहिए, बने रहिए 4 PM के संग। कमेंट जरूर करिएगा।